व्हाट इफ सीजन 1 का फिनाले रिलीज हो चुका है और उसको देखने के बाद मैं अपने काबू में नहीं रह पा रहा हूँ। मतलब इस सीजन 1 के एंड से मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था मुझे उससे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल गया। ये पूरा का पूरा फिनाले एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग एपिसोड फील होता है इस पूरी की पूरी सीरीज को एंड करने के लिए और कंक्लूजन पे ले जाने के लिए। साथ ही साथ इसमें जो हमने सारे अलग अलग मेंबर्स देखे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के, उनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक साथ काम करते हुए दिखाया गया है और ये सारे के छोटे छोटे डायनेमिक्स को मिला के आज के इस एपिसोड को एक मैं मास्टरपीस कह सकता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ व्हाट इफ के फिनाले का ब्रेकडाउन और इसी के साथ इस वीडियो के एंड में हम इस पूरे की पूरी सीजन का रिव्यू भी करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर अपने रिव्यू की शुरुआत करें तो बेसिकली हमारा एपिसोड शुरू होता है कैप्टन पैगी कार्टर की यूनिवर्स से, जहां पे हम देख सकते हैं कि पैगी कार्टर अब जो है करंट टाइम के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त तकरीबन जो है 2014 वाली टाइमलाइन चल रही है जिस वक्त कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जो है मूवी सिचुएटेड की गई थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह कैप्टन अमेरिका जो है वहाँ पे नताशा रोमानोफ के साथ हाइड्रा की शिप पे जा रहे होते हैं कुछ लोगों को बचाने के लिए, तो उसी तरह यहाँ पे भी वही सेम मिशन हो रहा है। बस इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स की जगह पैगी कार्टर मौजूद हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे ठीक तरीके से इस तरह लैंड करते हैं। यहाँ पे सारी की सारी चीजें इसी तरह से प्ले आउट कर रही होती हैं। बैट्रॉक द लीपर जो है यहाँ से कैप्टन कार्टर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए चैलेंज भी करता है, जो कि कैप्टन कार्टर यहाँ पे एक्सेप्ट कर ही लेती है जिस तरह हमारे स्टीव रॉजर्स ने करा था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन कार्टर जब उससे लड़ने में लगी होती है तो अचानक उसको पीछे एक बहुत बड़ी सी चीज नजर आती है और वो कोई और नहीं बल्कि वॉचर होता है, जो कि पैगी कार्टर से कहता है कि यू आर द चोजन वन। और इस तरह हमारी कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है दूसरी यूनिवर्स के अंदर और ये वो यूनिवर्स है बेसिकली जिसको हमने स्टार लॉर्ड वाली यूनिवर्स में देखा था, जहाँ पे टिचाला स्टार लॉर्ड होता है और हमने उसके एंडिंग में देखा था जिस तरह से ईगो द लिविंग प्लेनेट जो है वो अपने बेटे को ढूंढता हुआ आ चुका है, यानी पीटर क्विल को। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ईगो द लिविंग प्लेनेट जो है वो अर्थ के ऊपर इन्वेजन शुरू कर चुका है, जहाँ पे अपने बेटे की शक्तियां हासिल कर रहा है और उसी तरह से सारे के सारे इवेंट हो रहे हैं जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 के अंदर हुए थे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली टिचाला जो है अपने रेवेजर्स की टीम के साथ यहाँ पे पहुंचता है इसको बचाने के लिए और उसको रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन अभी ये पूरी की पूरी फाइट चली रही होती है क्योंकि ईगो को हराना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉचर आता है और टिचाला को भी अपने साथ अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहता है। इसी के बाद हम एक जबरदस्त किस्म की बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिवर्स के अंदर शिफ्ट होते हैं और ये वो यूनिवर्स है जिसको अब तक हमने व्हाट इफ की किसी भी सीरीज के अंदर नहीं देखा था। ये वो यूनिवर्स है जहाँ से हमें थेनोस गमोरा नजर आने वाली थी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें थेनोस के जैसे कपड़ों के अंदर गमोरा नजर आ रही है और इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो है जो कि पूरा का पूरा ऊरो मेटल से बना हुआ है, उसको ऊरो मेटल की भट्टी में डाल के पिघलाया जा रहा है, उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि ये काम कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन और गमोरा कर रही है ए3 के साथ मिलके। और इस तरह में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो टोनी स्टार्क है ये दरअसल सकार प्लेनेट का सर्वाइवर है। ये इस यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क जो है वो सकार के ऊपर चले गया था। अब पहले सुनने में ऐसा आया था कि इसके ऊपर एक अलग से एपिसोड होने वाला है जिसके अंदर हम इस स्टोरी को देखेंगे, लेकिन लगता है कि इन्होंने यहाँ पे एंड टाइम पे सारी की सारी स्टोरी को यहाँ पे मिक्स करके हमें दिखाया है। और इस यूनिवर्स के अंदर बताया इस तरह से जा रहा है कि ये लोग थेनोस को हरा चुके हैं और इन्फिनिटी स्टोन्स को मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर चुके हैं और इसीलिए आयरन मैन और गमोरा यहाँ पे जो उसके गॉन्टलेट को यहाँ पे जला के राख कर रहे हैं ताकि कोई उसको इस्तेमाल ना कर सके। और इसी तरह देखते हैं कि इतनी देर में यहाँ पे जब उनकी बातचीत चली रही होती है जहाँ पे टोनी बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से मैं इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर एक सूट ऑफ आर्मर बना सकता हूँ, तो वहीं से अगले वाला में यहाँ वॉचर नजर आता है जो कि गमोरा को यहाँ पे लेने के लिए आया है। और अगर टोनी स्टार्क के इस आर्मर की बात करें तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये आर्मर बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा है देखने में और मुझे इस बात का अफसोस है कि हमने इस वाले टोनी स्टार्क की ज्यादा स्टोरी को नहीं जाना। इसी तरह हम यहाँ से शो में बेसिकली वकांडा के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेपर पॉट जो है वो यहाँ शूरी के साथ ब्लैक पैंथर के ऊपर हमला करने के लिए आ चुकी है, यानी कि किल मॉन्गर के ऊपर। और इसी तरह पूरी की पूरी वकांडा के अंदर इस वक्त जबरदस्त किस्म की सिविल वॉर चल रही है जहाँ पे उनका शाही महल भी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और अमेरिका के लोग जो यहाँ पे अपनी फोर्सेज लेकर आ चुके हैं। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे कुछ हो सके यहाँ पे वॉचर आता है और इस ब्लैक पैंथर यानी किल मॉन्गर को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। इसी के बाद हम यहाँ से पार्टी थॉर के यूनिवर्स में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे थॉर यहाँ के अल्ट्रॉन बॉट से लड़ रहा होता है जिस तरह कि हमने स्कैन क्रेडिट सीन में देखा ही था और थॉर अब उस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्ट्रॉन से लड़के। और हम देखते हैं कि वॉचर यहाँ पे थॉर को लेने के लिए भी आ चुका है, लेकिन थॉर अपनी लड़ाई में इतना मगन होता है कि वो वॉचर पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता। तो वहीं अगले पल वॉचर उसको अपने हाथों में उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें चूज किया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे काफी फनी के अंदर चिल्ला रहा होता है जिस तरह से वो थॉर रैग्नारॉक के अंदर चिल्ला रहा था। और अगले पल वो लोग एक तरह के सेंटम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इस पूरी की पूरी टीम को इकट्ठा किया गया है डॉक्टर स्ट्रेंज के जरिए, यानी कि स्ट्रेंज सुप्रीम के जरिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग आपस में एक साथ मिल रहे होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर अपने साथ यहाँ पे अल्ट्रॉन का एक हेलमेट अपने हाथ में ले आता है और उसकी नजर किलमॉन्गर के ऊपर पड़ जाती है और उसके इरादे हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन इसी तरह यहाँ पे अगले पल वॉचर आता है और बताता है कि ये सिचुएशन क्या है और उनको यहाँ पे किस लिए इकट्ठा किया गया है, जिसके ऊपर पहले ये लोग काफी मान नहीं रहे होते। लेकिन जब वॉचर उनको सारे के सारे प्रूफ देता है तो वो लोग इस बात पे मान जाते हैं और अल्ट्रॉन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि ये फाइट बेसिकली किसी यूनिवर्स के लिए, किसी प्लेनेट के, किसी गैलेक्सी के लिए नहीं हो रही है बल्कि पूरी की पूरी मल्टीवर्स के लिए हो रही है। अगर ये लोग इसको आज नहीं रोक पाते तो पूरी की पूरी मल्टीवर्स के साथ इनका अपना ही एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। आज नहीं तो कल अल्ट्रॉन इनकी दुनियाओं के ऊपर भी पहुंच के उनको भी बर्बाद करने वाला है।
तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सबको जो बताते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में कि किस तरह से अल्ट्रॉन को इस्तेमाल कर और उससे क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन हम साथ में यहाँ पे ये भी देख रहे होते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन जो हैं वो हमें स्टोन्स की तरह नहीं बल्कि जेम्स की तरह नजर आ रहे हैं, जिस तरह हमें कॉमिक्स में नजर आया करते थे। तो हो सकता है कि शायद अल्ट्रॉन जिस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है उस यूनिवर्स के स्टोन्स नहीं बल्कि वहाँ पे जेम्स पाए जाते हैं। अब ये बात अभी भी यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है बिल्कुल भी कि किस तरह से अल्ट्रॉन अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग अलग यूनिवर्सेस के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, जो कि कॉमिक्स में होना इम्पॉसिबल सी बात है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये लोग सब अपना एक जबरदस्त किस्म का प्लान बनाते हैं, जहाँ पे आधे लोग यानी कि गमोरा जो है वो इस बात का फैसला करती है कि उसके पास एक मशीन है जिसका नाम है इन्फिनिटी स्टोन क्रशर, और उसके जरिए वो किसी भी इन्फिनिटी स्टोन को खत्म कर सकते हैं। और उसने अपनी यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन को इसी तरीके से बर्बाद किया है। तो ये देखने काफी इंटरेस्टिंग है कि गमोरा ने आखिरकार ऐसी कैसी चीज बना ली जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स को क्रश कर सकती है, जो कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल चीज माने जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गमोरा का प्लान ये होता है कि ये लोग सारे के सारे स्टोन्स को वहां लेकर आएंगे उसके बाद और वो लोग उसको क्रश करेंगे। अब यहाँ से जो है पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर एक ऐसा मोमेंट शुरू हो जाता है जो कि मुझे अगले 10 मिनट तक अपनी सीट के एज पे रखने वाला है। मतलब हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन यहाँ पे एक बहुत बड़े स्वरूप में आता है, जिस तरह हमने इसको पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि काफी ज्यादा गैलेक्टस से सिमिलर लग रहा था। और वो कहता है कि लगता है इस यूनिवर्स के अंदर अभी भी जिंदगी बाकी है जिसको मैं खत्म कर सकता हूँ। और इसी तरह यहाँ से हम देखते हैं कि बेसिकली अल्ट्रॉन जो है वहाँ पे एक पोर्टल खोल के इस यूनिवर्स के अंदर दाखिल होता है, और उसके दाखिल होने के साथ ये सारे के सारे हीरोज उसके ऊपर हल्ला बोलते हैं। अब इस पूरी की पूरी फाइट के हर एक मूवमेंट इतना ज्यादा स्पेशल था कि मैंने उसको बार बार पॉज करके देखा है। पूरी की पूरी फाइट के अंदर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से स्ट्रेंज सुप्रीम ने अपनी पावर्स को आज हमें दिखाया है वो एक एक्सेप्शनल केस है। इससे पावर्स को देखना कॉमिक्स में भी हमें बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है, और आज इसका जो पावर लेवल था ये एक अनदर लेवल के ऊपर था, जहां सबसे पहले हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी की पूरी टीम को एक सूट ऑफ आर्मर दे देता है, उसी तरह का प्रोटेक्शन स्पेल जो कि दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से बचने के लिए बनाया था, लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से किलमॉन्गर गमोरा जो है वो पोर्टल के जरिए दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग स्टोन की तैयारी करेंगे इसको क्रश करने के लिए। और यहीं अल्ट्रॉन से फाइट होना शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं कि थॉर सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जैसा कि वो हमेशा ही करता है। और थॉर अपने हैमर की पूरी बिजली जो है उसके ऊपर बरसा देता है, लेकिन अल्ट्रॉन को उससे गुदगुदी तक नहीं होती है। और वहीं अगले पल अल्ट्रॉन अपने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे पहाड़ को बर्बाद कर देता है। और अगले पल वो समझता है कि वो सारे के सारे मर चुके हैं और वो पलट के वापसी जा रहा होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो ये स्पेल है ये इतना ज्यादा जबरदस्त कि इस पूरे के पूरे इम्पैक्ट से भी उनको कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल सही सलामत हैं। और ये देख के अल्ट्रॉन भी थोड़ा सा चौंक जाता है कि इससे पहले इस तरह के लोगों को मारना कभी इतना मुश्किल नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। और अगले पल वो अपनी ट्रिक्स को निकालना शुरू करता है, जहां हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर अपना हैमर म्योनियर को फेंकता है उसकी तरफ, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स की मदद से हजारों म्योनियर को वहां पे ले आते हैं। मतलब ये देखना एक बहुत ज्यादा औसम चीज है कि एक म्योनियर की जगह हजारों म्योनियर हमें नजर आ रहे हैं जो कि अल्ट्रॉन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे पैगी कार्टर और स्टार लॉर्ड जो है वो उसके पास जाने की कोशिश करते हैं उससे स्टोन निकालने की। और यहाँ पे बेसिकली स्टार लॉर्ड उसी ट्रिक का इस्तेमाल करता है जो कि उसने कैरेक्टर के साथ करी थी, कि उसका वो जो करीब जाके उसका एक स्टोन निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है, और वो बेसिकली यहाँ पे उसका जो सोल स्टोन उससे अलग कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जो अल्ट्रॉन से मुकाबला कर रहे होते हैं तो जबरदस्त किस्म के ड्रैगन्स को निकालते हैं जिससे वो मुकाबला कर रहे हैं। ये जो सारे के सारे बींग्स है जो कि उनके अंदर मौजूद है, जो उन्होंने एब्जॉर्ब किए थे, और अब उन सबकी पावर्स को अल्ट्रॉन के ऊपर बरसा रहे हैं। और इसको देखना काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है। हमने सोचा नहीं था कि हमें इतने बड़े लेवल के ऊपर इन पावर्स का डिस्प्ले दिखाया जाने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन वहाँ पे समझ जाता है कि उसका एक स्टोन कम है, और इसलिए वो अपने दूसरे स्टोन का इस्तेमाल करके इस फाइट को खत्म करने की सोच रहा होता है। लेकिन वहीं अगले पल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बाकी मेंबर्स को वापसी भेजते हैं गमोरा वगैरह के पास, और वहीं पे एक पोर्टल खोल के सारे ज़ॉम्बी यूनिवर्स के जो ज़ॉम्बीज थे उनको अल्ट्रॉन के ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज की बारिश हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये सारे के सारे लोग यहाँ से अल्ट्रॉन को छोड़ के चले जाते हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए, तो इसी पूरे के पूरे बीच अल्ट्रॉन अपने इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके सारे के सारे ज़ॉम्बीज को उड़ा के बाहर फेंक देता है। लेकिन इन सब के बीच हम देखते हैं कि एक शख्स मौजूद है इन ज़ॉम्बीज में जिससे अल्ट्रॉन को डर लग रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट विच होती है। तो अब हम यहाँ से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमने मार्वल ज़ॉम्बीज के एपिसोड में स्कारलेट विच और हल्क की फाइट को देखा था, तो उसके अंदर स्कारलेट विच जीत चुकी थी, और यही वजह है कि शायद हम लोग यहाँ पे ब्रूस बैनर के हल्क को नहीं देख रहे हैं और स्कारलेट विच को देख रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रूस बैनर होता तो स्कारलेट विच नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि स्कारलेट विच भी अपनी पूरी की पूरी केओस मैजिक की पावर्स उसके ऊपर बरसा देती है, लेकिन अल्ट्रॉन अपने इन्फिनिटी स्टोन के साथ एक इनडिस्ट्रक्टेबल फोर्स है जिसको वो भी बर्बाद नहीं कर पाती है। और अगले पल हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन उस पूरे के पूरे प्लेनेट को एक ही झटके में बर्बाद करके खत्म कर देता है। अक्सर हम देखते हैं कि सारी के सारी गार्डियंस की जो टीम है वो दरअसल उसी यूनिवर्स के अंदर आ चुकी है जहाँ पे नताशा रोमानोफ मौजूद है, यानी कि जिस यूनिवर्स से अल्ट्रॉन बिलोंग करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे नताशा रोमानोफ आती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन पैगी कार्टर जैसा कि अपनी यूनिवर्स के अंदर नताशा से काफी ज्यादा क्लोज है तो वो उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती है, और नताशा भी इनकी कॉज के अंदर बिलीव करने लग जाती है और उनका साथ देने का फैसला करती है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन यहाँ से पोर्टल खोल के दोबारा इस यूनिवर्स में हट्टा कट्टा होकर आ चुका है इनसे मुकाबला करने के लिए, और वो वहीं पे सीधा जो है उसी सोल स्टोन को अपने पास बुलाता है जो कि इस वक्त नताशा के पास मौजूद था। और अब यहाँ पे जो टोटल फाइट होने वाली है बेसिकली वो सोल स्टोन के ऊपर होने वाली है। मतलब अल्ट्रॉन अपना स्टोन वापसी हासिल करना चाहता है और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स जो है वो उससे दूर रखने की
की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के बीच एक जबरदस्त और औसम किस्म की फाइट नजर आती है। और इस फाइट के अंदर मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि स्ट्रेंज सुप्रीम जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शाइन आउट कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी गार्डियंस की टीम एक तरफ और स्ट्रेंज सुप्रीम जो है वो अकेला एक तरफ है। वो अकेला जो है इन पूरी की पूरी टीम से ज्यादा ताकतवर इंसान है। और मेरे ख्याल से अगर वो अकेला भी लड़ता अल्ट्रॉन से तो शायद वो हरा सकता था इसको। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग मेरे सामने इतनी देर तक टिक कैसे रहे हो। और वहीं पे वो जबरदस्त किस्म के अपने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को पावर अप करके उनका पूरा का पूरा ब्लास्ट करता है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि अल्ट्रॉन ने यहाँ पे अपने 5 इन्फिनिटी स्टोन्स को फुल पोटेंशियल के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट मारा है इन सारे के सारे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के ऊपर। और जिसकी एक्सप्लोजन को अगर हम देखें तो हमें अंदाजा हो रहा है कि ये एक्सप्लोजन इतनी बड़ी है कि इससे पूरा का पूरा सोलर सिस्टम नहीं बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज की जो पावर है वो इतनी ज्यादा है कि बेसिकली वो उस पूरी की पूरी पावर को जो कि गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकती है अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके निगल जाता है। लिटरली वो इस पावर को अपने अंदर निगल जाता है। मतलब इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को वो अपने अंदर निगल लिया। और ये देख के अल्ट्रॉन को पता चल जाता है कि अब उसने जिससे पंगा लिया है वो कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। इसी तरह सारे के सारे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स उससे दोबारा जबरदस्त किस्म से लड़ना शुरू करते हैं सोल स्टोन के लिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे कैप्टन पैगी कार्टर के हाथ वो स्टोन लगी जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन यहाँ पे टाइम स्टोन का इस्तेमाल करता है अपने उस स्टोन को रिट्रीव करने के लिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम के पास पहले से आया आगामोटो मौजूद है जो कि खुद एक टाइम स्टोन है। और वो उसके टाइम स्टोन के इफेक्ट को निगेट कर देते हैं, यानी कि उसको खत्म कर देते हैं। और अल्ट्रॉन से उस सोल स्टोन को छीनने में सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फिर दोबारा से वही सवाल आता है कि आखिरकार स्ट्रेंज सुप्रीम अपना स्टोन इस यूनिवर्स के अंदर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है अभी तक मार्वल वालों ने इस बात को शायद डिसाइड नहीं करा है कि इन्फिनिटी स्टोन्स दूसरी यूनिवर्सेस के अंदर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जो फैक्ट हम जानते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स का कि वो दूसरी यूनिवर्स में काम नहीं करते वो दरअसल कॉमिक बुक का फैक्ट है। कॉमिक बुक में ऐसा होता आया है। एमसीयू में हमें कभी इस तरह से डायरेक्टली नहीं बताया गया कि इस तरह से कोई सीन है। तो हो सकता है कि शायद एमसीयू के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स को जो है दूसरी यूनिवर्सेस के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर हमारे पास सवाल आता है कि टीवीए के अंदर ये स्टोन क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। तो उसके ऊपर खैर हम एक अलग से वीडियो बना के डिस्कशन करेंगे, वरना ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि बेसिकली स्ट्रेंज सुप्रीम अपने सबसे जबरदस्त किस्म के वेपन का इस्तेमाल करता है। ये वो मॉन्स्टर होता है जिसको डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज ने सबसे आखिर में एब्जॉर्ब करा था और जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, जो कि हमें शोबों को रात की तरह लग रहा होता है। और ये हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन जो कि इस वक्त एक बहुत ही बड़े साइज के अंदर आ चुका है गैलेक्टस की तरह, उसको ही पूरा अपने अंदर निकलना शुरू कर देता है। तो हमें इससे अंदाजा हो चुका है कि ये जो कोई भी बीइंग स्ट्रेंज के अंदर मौजूद ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये इन्फिनिटी स्टोन्स वाले अल्ट्रॉन को अपने अंदर कैद करके उसको छोटा कर देती है। और इसी की मदद से देखते हैं कि स्ट्रेंज अपनी सारी की सारी शक्तियों को लगा देता है। जहाँ पे गमोरा उसका सोल स्टोन पकड़ लेती है, थॉर अपना बिजली का झटका बरसाता है और स्ट्रेंज एक अलग ही मॉन्स्टर किस्म के रूप में आके उसके ऊपर अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को बरसा रहा होता है। और उसको मिस्टिकल चेन से बांध के एक एक गार्डियन के हाथ में एक एक चेन पकड़ा देता है ताकि उसको पकड़ सकें। और वहीं पे गमोरा अपनी स्टोन क्रशर मशीन को जो है अल्ट्रॉन के ऊपर भेजती है, जिसको हम देख सकते हैं कि वो सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को जो है अपने अंदर अटैच करके उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। एक एक करके वो सारे के सारे स्टोन्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रॉन से। और अगले पल वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और ऐसा लगता है कुछ देर के लिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ये लोग जीत चुके हैं। लेकिन इनका जीतना इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील नहीं हो रहा होता है। और बेसिकली उसकी वजह यह है कि अल्ट्रॉन बताता है कि तुम्हारा जो इन्फिनिटी स्टोन क्रशर है वो सिर्फ तुम्हारी यूनिवर्स के अंदर काम कर सकता है, वो मेरी यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स को क्रश नहीं कर सकता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर उनको इन्फिनिटी स्टोन्स को दूसरी यूनिवर्स में चलाना था तो उस इन्फिनिटी स्टोन्स क्रशर को भी दूसरी यूनिवर्स में उस स्टोन को खत्म कर देना चाहिए था। तो मैं ये मानता हूँ जरूर कि यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स और ये पूरी की पूरी कहानी के अंदर काफी ज्यादा प्लॉट होल्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पे हमें एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। और आई होप कि इसके बारे में हमें कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन दे देनी चाहिए, वरना ये सारी की सारी चीजें मेक सेंस नहीं करने वाली हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन यहाँ पे दोबारा इनके सामने आता है और उसके पास अब सारे के सारे स्टोन्स मौजूद हो चुके हैं। और वो इस बात को जान लेता है कि यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज जो है वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर उसने उसको मिटा दिया तो ये बाकी की टीम कुछ भी नहीं है। और इसलिए वो यहाँ पे सीधा जो है स्ट्रेंज सुप्रीम के ऊपर ही अटैक कर रहा होता है ताकि उसका काम तमाम करके वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सके। और अगले पल वो अपनी स्टोन की पूरी फुल टोटलिटी ऑफ पावर को स्ट्रेंज के ऊपर बरसाना शुरू करता है, जहाँ पे स्ट्रेंज अपने आप को भी संभाल रहा होता है और अपनी पूरी की पूरी टीम को भी उस प्रोटेक्शन स्पेल के जरिए संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे जब चीजें बहुत ज़्यादा डायर हो रही होती हैं तो वहीं पे नताशा रोमानोफ की नज़र अपनी बाइक की तरफ पड़ती है और बाइक के साथ उसका वही तीर मौजूद होता है जो कि क्लेन बार्टन ने इस्तेमाल करा था ज़ोला वायरस को इंस्टॉल करने के लिए। और वहीं से नताशा समझ जाती है कि इसको रोकने का भी एक ही तरीका है कि ज़ोला को उसकी बॉडी के अंदर डालना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन कार्टर और नताशा रोमानोफ जो है वो यहाँ से जब अलग हो जाते हैं तो वोल्ट्रॉन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं ताकि नताशा उस तीर को उसके अंदर घुसा सके। और वहीं पे पूरी की पूरी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स उसके ऊपर अल्ट्रॉन अपनी पावर बरसा रहा होता है और वो लोग हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। और ब्लैक विडो जो है अपना तीर मारने में उसकी आंख के अंदर सक्सेसफुल हो जाती है। और अगले बार हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन की बॉडी के अंदर बेसिकली ज़ोला जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। और अब हमें यहाँ पे कोई वैसा ही सीन देखने को मिलता है जिस तरह हमने जब अल्ट्रॉन के अंदर देखा था कि जब अल्ट्रॉन पहली बार बनता है तो वो विजन से जिस तरह से मुकाबला करता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो उसी तरह ज़ोला भी जो है विजन की बॉडी के अंदर उससे मुकाबला कर ही रहा होता है और अल्ट्रॉन को मिटाने में सक्सेसफुल हो जाता है।
और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो सक्सेसफुल होता है तो उसकी बॉडी वहाँ पे जमीन पे आके गिर जाती है। लेकिन अभी भी इस एपिसोड के अंदर ट्विस्ट आना खत्म नहीं हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे किलमॉन्गर जो है उसके पास अल्ट्रॉन का एक हेलमेट मौजूद था जिसके अंदर अल्ट्रॉन की कॉन्शियसनेस अभी बाकी है, और जैसा कि किलमॉन्गर के इरादे नेक नहीं लग रहे थे तो वो उसी अल्ट्रॉन हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए दूसरी अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम बॉडी को अपनी तरफ बुलाता है, समन करता है, और उसके साथ साथ सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी। और बेसिकली किलमॉन्गर जो है वो यहाँ पे अगला अल्ट्रॉन बनने की कोशिश कर रहा था और वो यही कहता है कि इन इन्फिनिटी स्टोन्स के जरिए हम अपनी दुनियाओं को बदल सकते हैं। पैगी कार्टर को स्टीव रॉजर्स मिल सकता है, डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को अपनी यूनिवर्स वापसी मिल सकती है, और इस तरह जो कोई भी जो चाहता है वो सब हम लोग वापसी हासिल कर सकते हैं। मतलब नियत के अंदर साले की खोट आ ही गया। लेकिन इसी तरह हम देखें कि इससे पहले किलमॉन्गर इस मल्टीवर्स के ऊपर अपना कहर मचाना शुरू करे तो वहीं पे हम देखते हैं कि विजन की बॉडी उठ के खड़ी होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अब हमें वहाँ पे जो है जोला नजर आ रहा है। और हम देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे जोला को उसके चेस्ट के अंदर दिखाया गया ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। कॉमिक बुक के अंदर जोला जो है अपनी बॉडी को जब बनाता है तो उसी तरह उसकी बॉडी के अंदर एक मॉनिटर लगा होता है जिसके जरिए वो बातचीत वगैरह कर रहा होता है, और उसको देख के मुझे बिल्कुल कॉमिक्स की याद आ गई। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जोला जो है वो बेसिकली अल्ट्रॉन की बॉडी को वापसी अपनी तरफ समन करता है क्योंकि अभी भी उसके पास सारा का सारा विजन का कंट्रोल मौजूद है, और इसी के साथ साथ वो इन्फिनिटी स्टोन्स को भी अपनी तरफ बुला रहा होता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे किलमॉन्गर यानी कि अल्ट्रॉन जो है इस वक्त वो यहाँ पे अपनी तरफ इन्फिनिटी स्टोन्स बुला रहा होता है, और इसी तरह इन्फिनिटी स्टोन्स की टक्कर चल रही होती है कि वो किसकी तरफ जाएंगे और किसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं पे स्ट्रेंज सुप्रीम कहते हैं कि यही तो हमें करना था, मतलब हमें अल्ट्रॉन से इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग करना था और हमारा काम हो चुका है। और अगले पल स्ट्रेंज अपनी जबरदस्त किस्म की पावर्स को इस्तेमाल करता है जिसके जरिए वो इन दोनों के इर्द गिर्द एक जबरदस्त किस्म की पॉकेट रियलिटी बना देता है। ये ठीक उसी तरह का क्रिस्टल है जिस तरह के उसकी यूनिवर्स को जो है बंद कर दिया गया था वॉचर के जरिए जब उसने अपनी पूरी की पूरी यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया था और डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज जो है वो अपनी यूनिवर्स के अंदर कैद हो गए थे। तो ये उसी तरह की ठीक एक छोटी सी पॉकेट रियलिटी स्ट्रेंज सुप्रीम ने बना दी इनके इर्द गिर्द ताकि वो अपनी उसी यूनिवर्स के अंदर उसी एक चीज के अंदर हमेशा के लिए अटके रहें और वो हमेशा के लिए उसमें कैद होकर रह जाएं। तो इन सारे के सारे फीड्स को देखते हुए मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम का जो कैरेक्टर है वो अब तक का सबसे ज्यादा ओपी कैरेक्टर है। मतलब वो अल्ट्रॉन विजन जिसको हम बहुत ज्यादा गॉड लेवल कैरेक्टर मान रहे थे ये उससे भी एक दो लेवल ज्यादा ही ऊपर है। इसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली वॉचर ने जो है स्ट्रेंज सुप्रीम को इस बात की जिम्मेदारी दे दी है कि उस पॉकेट यूनिवर्स के ऊपर वो नजर रखेगा जिस तरह वॉचर पूरी की पूरी मल्टीवर्स के ऊपर रखता है ताकि ये अल्ट्रॉन और ये जोला जो है इस यूनिवर्स से कभी बाहर ना निकल सकें और अपना कहर मचाना दोबारा ना शुरू करें। और स्ट्रेंज इसकी बात पर खुशी खुशी अग्री कर जाता है क्योंकि उसके पास अब ये करने के अलावा कोई और काम भी नहीं है। और हमें अभी के लिए बताया जा रहा है कि स्ट्रेंज सुप्रीम की कहानियां खत्म होती है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि इतने ज्यादा पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को वो फ्यूचर में जरूर इस्तेमाल करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर इनका कोई ना कोई बहुत बड़ा रोल जरूर होने वाला है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि वॉचर यहाँ पे सारे के सारे गार्डियन का शुक्रिया अदा करता है और सबको अपनी अपनी यूनिवर्स में जाने के लिए बोलता है, जहाँ पे वो बताता है कि तुम्हारी यूनिवर्स में किसी को कुछ भी नहीं पता होगा इस बारे में और तुम लोगों को भी ठीक उसी टाइम में भेजा जाएगा जिस टाइम में से तुम्हें लिया गया था। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि पैगी यहाँ से जा नहीं रही होती है, उसको अभी भी स्टीव का ख्याल आ रहा होता है क्योंकि वो स्टीव के बगैर अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करती है। लेकिन वॉचर उससे यही कहता है कि तुम्हारी यूनिवर्स में अभी भी बहुत उम्मीद बाकी है और तुम्हारी यूनिवर्स में तुम्हारी ज़रूरत भी है। और नताशा भी उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है तो पैगी कार्टर वहाँ से चले जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि नताशा रोमानोव वो अपनी यूनिवर्स में जाने से इनकार कर देती है क्योंकि बेसिकली अब उसकी यूनिवर्स के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, वो एक अकलौती लिविंग बीइंग है तो वहाँ पे जाके वो करेगी भी तो क्या करेगी। और वो वॉचर से कहती है कि तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम मेरी यूनिवर्स को ठीक कर सकते हो। लेकिन वॉचर कहता है कि नहीं, आज के लिए मैंने बहुत कसमें तोड़ ली हैं और अब मैं कोई कसम नहीं तोड़ने वाला हूँ। लेकिन नताशा भी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा डीटे और कहती है कि ठीक है तुम मत करो, लेकिन मैं इस दरवाजे से फिर बाहर नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन वहीं पे वॉचर कहता है कि ये दरवाजा तो सिर्फ एक मेटाफोर है, मैं तुम्हें जब चाहूँ कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो ब्लैक विडो को एक ऐसी यूनिवर्स के अंदर ले आया है जहाँ पे इस वक्त जंग चल रही है जबरदस्त तरीके से, वो एक हेली कैरियर के ऊपर मौजूद है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वेल जो है वो यहाँ लोकी की फोर्सेस से लड़ रही हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता चलूं कि ये वो यूनिवर्स है जहाँ पे लोकी ने आके इन्वेजन करी थी और उसका एंड में हमने देखा था कि किस तरह से लोकी इस अर्थ का राजा बनने का फैसला करता है। तो हम देख रहे हैं कि ये वो मूवमेंट चल रहा है जब निक फ्यूरी ने कैप्टन अमेरिका को बर्फ में से तलाश कर लिया और कैप्टन मार्वेल को अर्थ के ऊपर बुलाया था लोकी से मुकाबला करने के लिए। और इसी यूनिवर्स के अंदर हमें बताया जा रहा था कि जैसा कि इस यूनिवर्स के अंदर नताशा रोमानोव मर चुकी थी तो इसलिए नताशा रोमानोव यहाँ पे उसकी जगह ले सकती है। और इसी तरह देखते हैं कि नताशा यहाँ पे आती है और निक फ्यूरी की मदद करते हुए लोकी को उसी के स्पेक्टर के जरिए जो है काबू में कर लेती है। उसी तरह नताशा को जो है यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती है। इसी के बाद हम देखते हैं कि टिचाला स्टार लॉर्ड जो है वो बेसिकली पीटर क्विल को अपने साथ अपनी ट्रेनिंग के अंदर ले चुका है और उसको भी अपने साथ रख रहा है। और इस तरह से हम यहाँ पे वॉचर अपने शो को एंड करते हुए हमें बता रहा होता है कि किस तरह से उसने आज मल्टीवर्स को बचाने के लिए अपनी कसम तोड़ी है और जब जब मल्टीवर्स के ऊपर इस तरह का खतरा आएगा तो वो इसी तरह अपनी कसम तोड़ने के लिए तैयार है। जिससे हमें ये अंदाजा हो चुका है कि वॉचर जो है बेसिकली अपनी कसमें हमेशा पूरी नहीं करने वाला है। अगर जरूरत पड़ेगी और कोई बहुत बड़ा खतरा आएगा तो वो अपनी कसम जरूर तोड़ेगा। और इस तरह से मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम डॉक्टर
एक्सचेंज 2 के अंदर वॉचर को भी दोबारा अपने रोल में वापसी आते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर इसी तरह का एक बहुत ही बड़ा थ्रेड आने वाला है और उससे निपटने के लिए वॉचर को शायद इसी तरह की टीम इकट्ठा करनी पड़े। इसी के साथ हमारी शो की यहाँ पे आज एंडिंग होती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारे पास आज इस शो के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी मौजूद है, जिसमें हम बेसिकली पैगी कार्टर की यूनिवर्स के अंदर शिफ्ट होते हैं ठीक उसी मोमेंट के अंदर जहाँ से वो गायब हुई थी। और जैसे ही नताशा उसको बचाने के लिए यहाँ पे आती है तो उसको गले रख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन हमें देखते हैं कि नताशा बताती है कि उन लोगों ने इस शिप के अंदर एक चीज को ढूंढा है जो कि हाइड्रा के लोग बेसिकली यहाँ पे इस शिप पे ले जा रहे थे, और वो बोलती है कि पैगी तुम्हें ये देख के एक जबरदस्त किस्म का शौक लगने वाला है। लेकिन पैगी कहती है कि अब ऐसा यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है जिसको देख के मुझे शौक लगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो वॉचर के सारे एडवेंचर की जो बात कर रही है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कंटेनर के अंदर हमें हाइड्रा स्टॉम्पर सूट नजर आता है, और वहीं से नताशा बताती है कि इसके अंदर कोई शख्स मौजूद है जिसको तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती भी हो। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे सीजन का फिनाले एंड होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता चलूं कि यहाँ पे हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स ही होने वाला है, और इसी वजह से वॉचर ने उसको ये बात कही थी कि तुम्हें अपनी यूनिवर्स के अंदर लौट जाना चाहिए, अभी भी तुम्हारे लिए काफी उम्मीद बाकी है। तो वो बेसिकली इसी चीज को रेफर कर रहा था कि उसकी दुनिया का स्टीव रॉजर्स अभी मरा नहीं है और वो उससे आगे जाके मिलने वाली है। तो अगर अब मैं ओवरऑल अपने पूरे के पूरे व्हाट इफ के सीजन की बात करूं जिसके अंदर 9 एपिसोड थे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका हर एक एपिसोड जो है काफी इंटरेस्टिंग था। इसमें हमें बहुत ज्यादा अलग चीजें देखने को मिली जो कि हमें नॉर्मल एमसीयू की मूवीज में देखने को नहीं मिलती हैं और ना ही उनके शोज के अंदर। और ये सब पॉसिबल इसी वजह से हो पाया है क्योंकि ये एक एनिमेटेड सीरीज थी, इसको वो लोग जिस तरह से चाहे कर सकते थे। उनको जो है बजट की इतनी ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं थी, बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट करने की जरूरत नहीं थी, बस इनके माइंड में जो जबरदस्त किस्म की स्टोरीज थी उनको वो हमें दिखानी थी, और इसी वजह से ये शो इतना ज्यादा एपिक बन पाया है। मैं ये जरूर कहूँगा कि इस पूरे के पूरे व्हाट इफ के कुछ एपिसोड्स वीक जरूर थे, इसके अंदर प्लॉट होल की भरमार है खासकर इन्फिनिटी स्टोन्स को लेके। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसका जो फिनाले था उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फीलिंग दी है। यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज का जो कैरेक्टर था मैं उसका फैन होकर रह गया हूँ। उसने जिस तरह से एक्शन दिखाया, अपनी पावर्स को इस्तेमाल करा, पूरी की पूरी गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स के सारे कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑसम मुझे देखने में लगे। और मैं ये जरूर चाहता हूँ कि बाद में फ्यूचर में भी हम इसी तरह की एक और टीम को फॉर्म होते हुए देखें और कुछ इसी तरह का एक्शन नजर आए। खासकर स्ट्रेंज सुप्रीम के कैरेक्टर को तो मैं एमसीयू के अंदर जरूर देखना चाहूँगा। तो अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसको जो हूँ 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा, और मेरी नज़र में ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड सीरीज़ है जिसको कोई भी इंसान देख के बोर नहीं होने वाला है। और व्हाट इफ की सीरीज शायद एक ऐसी सीरीज होने वाली है जिसको मैं बार बार रिपीट के ऊपर देखने वाला हूँ। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का ब्रेकडाउन काफी ज्यादा पसंद आया होगा और आपको मेरा रिव्यू भी अच्छा लगा होगा जो कि मैंने व्हाट इफ सीरीज के ऊपर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपको आज का फिनाले कैसा लगा, ये पूरी की पूरी व्हाट इफ सीरीज कैसी लगी, और आप फ्यूचर में किन चीज़ों को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं जो कि आप चाहते हैं कि व्हाट इफ की सीरीज से लाइव एक्शन में आ जानी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे एंजॉय करते रहें, जहां पे हम एमसीयू के हवाले से और कॉमिक बुक्स को डेली बेसिस पर अपने चैनल के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं कॉमिक्स और मूवीज के हवाले से तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जहां पे मैं काफी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट को जो है शेयर कर रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।